हेलो स्टूडेंट्स, आज 26 मई 2020। बच्चों मैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधी प्रश्न हल करा रहा हूँ आजकल। और कल मैंने आपको प्रश्नावली 13.1 के 4 प्रश्न हल करवाए थे और ग्रुप में मैंने वो शेयर किया था, अपना वीडियो जो बनाया हुआ था और आपने देखे होंगे वो हल। और बच्चों अगर किसी स्टेप में आपको कोई परेशानी है, नहीं आ रहा हो, आप ग्रुप में शेयर करके उससे अवश्य पूछिए। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने आज सवेरे आप लोगों के लिए 10th के बच्चों के लिए विशेषकर जिनके एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनके लिए मैंने एक CBSE का एक पेपर वो डाला है ग्रुप में। PDF फाइल उसकी डाल रखी है, 8-10 पन्ने हैं। तो बच्चों उन सवालों को हल करके आपने ग्रुप में शेयर करना है। और अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो तो आप वो भी आप पूछिए उसमें ग्रुप में, ठीक है। लेकिन सवालों की तैयारी कीजिए। मैं और अभी पेपर भेजूंगा और मैं इसीलिए ये स्पीड से मैंने एक कोर्स रिवाइज कराया इस 2 महीने के बीच। मैंने यही कि आप लोगों का पेपर बचा हुआ है, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैं पूरा एक बार रिवाइज कर दूं पूरा लास्ट तक। और मैं 13.1 में चल रहा हूँ। इसके अलावा मैंने बच्चों कुछ 10 प्रश्न ऐसे दिए हैं जो हमारे 9th से 10th में बच्चे आए हैं। मैं उतने चैप्टर वो भी कर चुके हैं, बहुत से बच्चे तो मेरे साथ चल रहे हैं आगे तक। और मैंने अधिकतर बच्चों से ये कहा कि आप 9th से 10th में जो बच्चे आए हैं वो 5 चैप्टर अच्छी तरह अभी कर लें। और कहीं पर भी कोई सवाल में उन्हें दिक्कत हो तो वो जरूर पूछें। आजकल ग्रुप में प्रेजेंट तो हो रहे बच्चे, लेकिन उनकी सहभागिता बहुत कम हो रही है। और कुछ एक प्रियांशु गुरानी है और एक पहले दुर्गा आर्या ने कुछ सवाल बीच बीच में दिखाए थे, अब उसने छोड़ दिया है। और बाकी एक अरुण कुमार है। और 10th में बाकी कोई बच्चे इसमें ज़्यादा सवाल भी नहीं हल कर रहे हैं। और जबकि मैं आपके लिए ये लगा हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो जिनके 10th के एग्ज़ाम बचे हैं वो बच्चे भी करेंगे साथ साथ में। और तो बच्चों देखिए, मैं एक आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी एग्ज़ाम बिल्कुल होने वाले हैं। अब ये लगाइए कुछ दिन और बचे हैं, एग्ज़ाम तो होंगे ही आपके। तो आप एक बार बढ़िया ढंग से इनकी तैयारी कीजिए, तैयार रहिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं, अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण हो जाएं। तो चलिए अब ये प्रश्नावली 13.1 का 5वां प्रश्न ले रहा हूँ बच्चों में आज। ये प्रश्न है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। किनारा मतलब उसकी भुजा। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो प्रश्न है हमारा, मैंने चित्र बना रखा है। ये एक हमारा घन है, घनाकार ब्लॉक माने घन के आकार का एक ब्लॉक है लकड़ी का, और उसमें से ऊपर से जो है एक अर्धगोला काट दिया गया है। तो बच्चों जो अर्धगोला काटा जाएगा वो ऊपर पूरा आप ये लगाइए, उसका आधार जो होगा वृत्ताकार हिस्सा वो उतना कट जाएगा ऊपर से। किसका? घन के ऊपर के फलक का। कुछ किनारों के शेष हिस्सा बचेगा क्षेत्रफल, और बाकी कुछ बढ़ जाएगा जो अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे अर्थात उसकी भुजा के बराबर है। तो बच्चों यहाँ भुजा तो हमें दी नहीं है, तो मान लेते हैं घन की भुजा x है। अर्धगोले का व्यास भी यही होगा फिर जो इसकी भुजा है या किनारा है। तो अर्धगोले का व्यास हो गया हमारा x। अब अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लीजिए, इसका आधा कर दीजिए। त्रिज्या r अर्धगोले की हो जाएगी बराबर x/2। बच्चों ये अर्धगोलाकार गड्ढा बनाने से घन के ऊपरी पृष्ठ में अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल तो बढ़ जाएगा, कहा मैंने, क्योंकि उतना अंदर और कट जाएगा उतना क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अर्धगोला है उसका ऊपरी आधार वृत्ताकार है जो, उतना क्षेत्रफल कम भी हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पूरे घन के 6 के 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और ऊपर जो आधार का क्षेत्रफल है अर्धगोले का आधार वृत्ताकार, उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तब हम शेष बचे हुए ठोस का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? घन के जो 6 के 6 हमने तलों के क्षेत्रफल निकाले वो प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस हो जाएगा ऊपर का वृत्ताकार हिस्सा जो आधार है उसका, जो कट गया है। ठीक है, तो शेष अब हम पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, मतलब 6 गुणा x का स्क्वायर। x हमने भुजा मान लिया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह आपको मालूम है कितना है x/2, तो 2 पाई इंटू x/2 का होल स्क्वायर, 2 पाई इंटू x/2 का होल स्क्वायर करेंगे x² का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 से 4 कट गया आपका, तो ये आ गया पाई x²/2। अब अर्धगोले के आधार का जो वृत्ताकार आधार है ऊपर जो कटा हुआ उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वो वृत्ताकार है तो पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग होगा, और त्रिज्या x/2 है तो पाई इंटू x/2 का होल स्क्वायर, तो पाई इंटू x²/4 ये इसका क्षेत्रफल आ गया आधार का। ठीक है, अब हम शेष ठोस का क्षेत्रफल जो बचा हुआ ठोस है कटने के बाद उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कहा मैंने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फिर उन दोनों को जोड़ के माइनस अर्धगोले के आधार का ऊपर का वृत्तीय क्षेत्रफल घटा देंगे। तो 6x² आया था हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस पाई x²/2 आया था हमारा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, माइनस पाई x²/4 आया था हमारा अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। अब बच्चों इसमें एलसीएम ले लेते हैं, 6x² के अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं आप, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 के अपॉन में 2 है, 1 के अपॉन में 4 एलसीएम आ जाएगा, 6 के अपॉन में 1 मान लिया हमने 6x² के अपॉन में, तो 1 से हमने 4 को डिवाइड किया, ये 4 से 6 मल्टीप्लाई हुआ 24x² प्लस 2 से 4 डिवाइड हुआ 2 बार 2 से पाई x² गुणा करो 2 पाई x² माइनस फिर 4 से 4 डिवाइड हुआ एक बार 1 से पाई x² गुणा हुआ पाई x²। ठीक है, तो ऊपर आ गया हमारा 24x² प्लस 1 पाई x², क्योंकि 2 पाई x² में से 1 माइनस का पाई x² कम हो गया अपॉन 4। बच्चों यहाँ अंश में x² कॉमन आ रहा है, दोनों पदों में है, और 4 एलसीएम है दोनों का, वो भी कॉमन हो गया, तो x²/4 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बच गया 24 प्लस पाई, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई को आगे लिख दो 24 को पीछे लिख दीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो x²/4 ब्रैकेट में पाई प्लस 24, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, मात्रक दिया नहीं है तो हमने कुछ नहीं लिखा। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, छठा प्रश्न, संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर तथा व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ देखिए चित्र बना रखा मैंने, चित्र में ये दिखा भी रखा कुल लंबाई, ठीक है, और व्यास भी एक सिरे पर दिखा रखा मैंने इसका। तो जो व्यास है वो अर्धगोले का आधार का व्यास भी वही है, बेलन के का आधार का व्यास भी वही है, क्योंकि उन्हीं आधारों पर, बेलन के उन्हीं आधारों पर ये अर्धगोले बने हुए हैं। तो कैप्सूल की कुल लंबाई है 14 मिलीमीटर, कैप्सूल का व्यास दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, व्यास का आधा त्रिज्या होती है हम जानते हैं, तो कैप्सूल की त्रिज्या क्या हो जाएगी आर, वो 5/2 मिलीमीटर। अब कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई केवल हमने वो निकालनी है, तो देखिए बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी त्रिज्या घट गई अर्धगोले की इधर, और दाईं तरफ वाले की त्रिज्या भी घटा दो, 2 बार त्रिज्या घट जाएगी अर्धगोलों की, तो टोटल लंबाई जो 14 है उसमें से दो तरफ की त्रिज्या घटा देंगे तो हमारे बेलनाकार हिस्से की लंबाई निकल जाएगी। तो कैप्सूल के बेलनाकार भाग की लंबाई क्या आ गई, कुल लंबाई माइनस 2 गुणा त्रिज्या, 2 बार त्रिज्या घट जाएगी, एक बार बाईं तरफ एक बार दाईं तरफ, तो कितना आ जाएगा एच, इस लंबाई को एच कह देंगे हम। अगर हम नीचे 37 में रख दें, लंबाई कह देते हैं, खड़ा करके रख दें, ऊंचाई कह देते हैं, तो एच ही लिख दे रहे हैं इसको। तो एच बराबर आ गया कुल लंबाई 14 मिलीमीटर माइनस 2 गुणा त्रिज्या थी 5/2 मिलीमीटर, 2 से 2 कट गया आपका, तो ये आ गया एच बराबर 14 - 5 9 मिलीमीटर। अब हमने बताना क्या है, इस पूरे कैप्सूल का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कैप्सूल के बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह 5/2 गुणा एच, उसकी लंबाई केवल बेलनाकार हिस्से की लंबाई अभी निकाली हमने 9, 2 से 2 कट गया आपका, तो 9 से 5 गुणा हुआ 45 पाई वर्ग मिलीमीटर। अब बच्चों कैप्सूल के दोनों अर्धगोली हिस्से जो हैं उनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले हम एक सिरे का अर्धगोली हिस्से का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सिरों के अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कैप्सूल के एक ओर के अर्धगोली भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोला है इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो 2 इंटू पाई इंटू आर की जगह 5/2, त्रिज्या दोनों की बराबर है, तो 5/2 का स्क्वायर, तो अब 2 इंटू पाई इंटू 25/4, 5 का वर्ग 25,
2 का वर्ग 4, 2 से आपका 4 कट गया 2 बार नीचे, तो ये आ गया 25/2 पाई वर्ग मिलीमीटर। ये तो एक तरफ के अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब दोनों अर्धगोलीय सिरों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक तरफ जितना क्षेत्रफल आया है, तो 2 गुणा 25/2 पाई, 2 से 2 कट गया 25 पाई वर्ग मिलीमीटर। तो अब कैप्सूल का हमने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो क्या करेंगे, बेलनाकार भाग के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल में इन दोनों सिरों के जो अर्धगोलाकार सिरे हैं उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। इसलिए कितना आ जाएगा फिर ये 45 पाई प्लस 25 पाई बराबर 70 पाई। अब पाई का मान रख दीजिए, इसलिए पहले नहीं रखा मैंने, यहाँ सरल हो जाएगा। तो 70 गुणा 22/7, 7 से आपका 70 10 बार कटा, तो यह आ गया 220 वर्ग मिलीमीटर। अब बच्चों ये प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसके चारों ओर कितना तिरपाल लगेगा कैनवास, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। और ब्रैकेट में लिख रहा है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तो बच्चों ये चित्र बना रखा है, देखिए इस चित्र में जो तंबू है बेलन के आकार का है और उस पर एक शंकु अध्यारोपित है, उस ऊपर से मतलब शंकु आकार है वो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है कि तंबू के बेलनाकार भाग पर शंकु अध्यारोपित है, तो इसका मतलब ये समझ जाइए आप कि जो बेलन के आधार की त्रिज्या होगी वही शंकु के आधार की भी त्रिज्या होगी। लेकिन यहाँ हमें व्यास दिया हुआ है, तो बेलनाकार भाग का व्यास कितना है 2.1 मीटर, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या आर वो हो जाएगी 2.1/2 मीटर। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमें दी है h 4 मीटर। बेलनाकार भाग में लगे कैनवास का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, बेलनाकार भाग में जो कैनवास लगेगा मतलब कितना लगेगा, वो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर अभी निकाल रखा आपने ऊपर व्यास का आधा 2.1/2 इंटू 4 एच की जगह, ठीक है। 2 से 2 कट गया आपका ऊपर और नीचे, 7 से 2.1 कटा 0.3 बार, तो बाकी को हमने गुणा कर दिया 22 गुणा 0.3 इंटू 4, यह आ गया 26.4 वर्ग मीटर। तो इतना तो हमारा बेलनाकार हिस्से में कैनवास लग गया, उसका क्षेत्रफल आ गया। अब जो शंक्वाकार भाग है, तो शंक्वाकार भाग की त्रिज्या उतनी होगी जितनी बेलनाकार भाग की त्रिज्या है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या आर थी, वही ये भी होगी क्योंकि आधार दोनों का एक ही है, तो आर बराबर 2.1/2 मीटर। अब शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई हमें दी हुई है, निकालने की जरूरत है ही नहीं, 2.8 मीटर एल कहते हैं जिसको, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 2.8 मीटर। अब शंक्वाकार भाग में लगे कैनवास का क्षेत्रफल कितना होगा, शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr/l, पाई की जगह 22/7 गुणा आर की जगह 2.1/2 इंटू एल की जगह 2.8 हमें दिया है तिर्यक ऊंचाई। तो बट्टे के 7 से 2.8 कट गया 0.4 बार और बट्टे के 2 से 22 कट गया 11 बार। अब 11 से 2.1 को गुणा कर दीजिए, जितना गुणा करके आता है उसको 0.4 से गुणा कीजिए, यह आ रहा है 9.24 वर्ग मीटर। तो तंबू में लगे कुल कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, तो यह आ गया 26.4 प्लस 9.24, जोड़ दीजिए दोनों को, यह आ रहा है 35.64, 35.64 वर्ग मीटर। अब बच्चों इसने क्या कहा था कि ये तो हमारा कुल कितना कैनवास लगेगा वो आ गया, हमारा एक आंसर आ गया। एक चीज़ और इसने पूछी थी 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्चा लगेगा इसको लगाने में, ये भी पूछा था। तो प्रति वर्ग माने एक वर्ग मीटर में 500 रुपया खर्चा हो रहा है, एक वर्ग मीटर कैनवास लगाने में 500 रुपया खर्च हो रहा है। तो हमारा कितना वर्ग मीटर आया है कुल क्षेत्रफल इसका 35.64, तो हम 500 से 35.64 को गुणा कर देंगे तो हमारा कुल लागत निकल जाएगी। तो 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत बराबर 35.64 इंटू 500, तो यह आ गया बच्चों 17,820 रुपये। एक प्रश्न और देखते हैं बच्चों, 8वां प्रश्न।
ये प्रश्न दिया हुआ है, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई और इसी व्यास, इतने व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है, छेद कर लिया जाता है काट के, इतना शंक्वाकार हिस्सा काट दिया जाता है बेलन से, ठोस बेलन होगा तो ऊपर के सिरे से पूरा काटते नीचे शंक्वाकार रूप में उसको आधार तक काट दिया गया है। ठीक है, तो शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर हमें एक बेलन दिया हुआ है, ठोस बेलन है और उसको ऊपरी सिरे के वृत्ताकार सिरे से काटते हुए शंक्वाकार रूप में नीचे तक काट दिया गया, शंक्वाकार रूप में उसका खोल बना दिया गया एक। ठीक है ना, तो जो काटने के बाद बच गया शेष आकृति उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए कह रहा है। तो अब यहाँ पर काटने का मतलब क्या है, देखिए काटा तो शेष का मतलब हमें ये लग रहा है कि घटाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आकृति कैसी बन गई है, पहले बेलन था ठोस, ठीक है ना, ऊपर तो अब काट दिया हमने, खोखला हो गया ऊपर का सिरा बेलन का, और आधार तो रहेगा ही, उसका आधार का क्षेत्रफल रहेगा ही, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बेलन का रहेगा ही, और बढ़ गया शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें दिया क्या बच्चों, इसमें चित्र मैंने बना रखा, देखिए इसमें किताब में दिया हुआ है, बेलन के ऊपरी सिरे से बेलन की ऊंचाई तथा उसी व्यास के बराबर शंक्वाकार खोल काटा गया है। बेलन की ऊंचाई के बराबर और बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर ही हमने ये जो शंक्वाकार खोल इसका निकाल रखा है, काट रखा है। तो बेलन का व्यास और शंकु का व्यास बराबर होगा, इसका मतलब कितना है वो 1.4 सेमी। तो बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या आर भी बराबर होगी इसकी आधी व्यास की, 1.4/2 बराबर 0.7 सेमी। ठीक है, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई दोनों बराबर है, उसी ऊंचाई का काट रखा है, तो बेलन की ऊंचाई या शंकु की ऊंचाई h वो होगी 2.4 सेमी। पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, 2πr/h, 2 × पाई × 0.7 × 2.4, 0.7 माने इसकी त्रिज्या अभी निकाल रखी है हमने, और ऊंचाई दे रखी है 2.4, पाई का मान बाद में रखेंगे। ठीक है, अब बेलन के जो निचला आधार है वो तो बचा हुआ है, ऊपर का तो कट गया, वो छेद हो गया है, तो बेलन के निचले आधार मतलब वृत्ताकार हिस्से का क्षेत्रफल πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो पाई × 0.7 त्रिज्या है उसका स्क्वायर, इतना वर्ग सेंटीमीटर, ये भी आ गया। ठीक है, इसको हल बाद में करेंगे एक साथ। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हमें यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई मालूम नहीं है, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं शंकु की, आपने सूत्र पढ़ा है, L = √h² + r²। बच्चों मैंने सूत्रों के लिए एक आपके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के रखा है, बहुत बढ़िया, उसमें हर एक फार्मूले हैं, पूरे घन से लेके घनाभ से लेके आपके शंकु के छिन्नक तक के, उसको आप अवश्य देखना, उससे फायदा होगा आपको बहुत। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई L = √h² + r², तो L बराबर आ गया √h हमें मालूम है 2.4 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या हमने निकाल रखी है 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, तो √ में आ गया आपका 2.4 का स्क्वायर करेंगे, 2.4 को 2.4 से स्क्वायर करके, तो ये आ गया 5.76। वैसे भी आपको याद होगा 24 का वर्ग 576 होता है, यहाँ 2.4 है तो डेसिमल 2 स्थान पहले लग जाएगा, 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर करेंगे 0.49। अब इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, L बराबर आ गया √ में 6.25। 625 का वर्गमूल आप जानते हैं 25 होता है, लेकिन ये 6.25 है, तो L बराबर कितना आ जाएगा, √ 6.25 का 2.5 सेमी। तो L हमें मालूम हो गया। अब हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसलिए शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, πr/L, पाई × r की जगह वही त्रिज्या उतनी है 0.7 × L हमने अभी निकाल रखा है 2.5, इतना वर्ग सेंटीमीटर। हमने ये बताना था कि शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, कैसे निकालेंगे कहा मैंने, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही, आधार का उसका क्षेत्रफल बचाइए निचला वाला सिरा बेलन का, ठीक है, और एक बढ़ गया है इसमें शंक्वाकार हिस्सा जो अंदर को, उतना क्षेत्रफल और बढ़ गया है, तीनों ऐड हो जाएंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमने जोड़ दिए 2π × 0.7 × 2.4, यह आया था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस पाई × 0.7 का स्क्वायर, यह आया था हमारा बेलन के आधार का क्षेत्रफल, प्लस अभी जो हमने शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला वह आया था पाई × 0.7 × 2.5। अब 2 × 0.7 × 2.4 को आपने मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 3.36 पाई, प्लस बीच में आपका 0.7 का स्क्वायर किया, वो आ गया 0.49 × पाई। ठीक है, प्लस लास्ट में आपने
0.7 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया 1.75, इसके साथ पाई भी है पाई। अब ये सब पाई में है, इनको इनके आगे जो गुणांक है उनको ऐड कर लीजिए, वो पाई को लिख दीजिए साथ में, तो ये जोड़ के आ जा रहा है 5.6 पाई। ठीक है, अब पाई का मान रख देते हैं, तो 5.6 इंटू 22/7, 7 से आपका 5.6 कट गया 0.8 बार। अब 0.8 से आप 22 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ गया 17.6 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात हमारे जो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ये ज्ञात हो गया कितना, 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने आगे सवेरे आपके ग्रुप में होमवर्क डाल रखा है। एक तो मैंने पेपर डाला है बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, वो बच्चों के लिए 10th के बच्चों के लिए जो अभी जिनके एग्जाम बचे हैं। आप अवश्य कीजिए उन सवालों को, कोई सवाल नहीं आता आप ग्रुप में शेयर करके पूछ लीजिए। और जो बच्चे 9th से 10th में गए हैं उनके लिए मैंने 10 सवाल अलग से दिए हैं। इन सवालों को जो 10th के परीक्षार्थी अभी परीक्षा देने वाले हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उन आप लोगों का अभ्यास बढ़ेगा तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपको अभी फ़ायदा हो रहा है। ठीक, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए, अच्छे मार्क्स लाइए।